तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों सबसे पहले आप सबको 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे मालूम है आज सभी ने पूरे आसमान को पतंगों से भर दिया होगा। एक यही तो दिन है, इस दिन सभी लोग अपने घरों की छतों पर एक साथ एकत्रित होते हैं। मुझे उम्मीद है आपका दिन बेहद शुभ गुजरा होगा। बाकी दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं और पहली बार ही मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कहानियां सुनने से पहले आप जल्दी से मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम अशोक है। मैं रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का रहने वाला हूं और ठीक आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो कहानी मेरे साथ ही घटी हुई है। दोस्तों ये कहानी साल 2014 की है। मैं उस समय नया देहरादून में आया हुआ था और उस वक्त मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। उस टाइम मेरे पिताजी ने मेरे लिए कॉलेज के पास ही एक रूम लिया था। मुझे कॉलेज में आए हुए 1 महीना ही हुआ था, पर मुझे वो रूम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि जो कमरा मेरे पिताजी ने मेरे लिए लिया था उस मकान में तकरीबन 8 किराएदार रहते थे, जिसमें सभी का वॉशरूम एक ही था। बस इसी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कतें आती थी। मैंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे ये रूम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, मुझे कोई और रूम चाहिए जहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। दोस्तों मेरे पिताजी गुस्सा हो गए, क्योंकि देहरादून पढ़ाई का एक हब माना जाता है और यहाँ कॉलेज और इंडस्ट्रियल के लोग अधिक संख्या में रहते हैं, जिसके कारण यहाँ देहरादून में अपने लिए एक सेपरेट रूम लेना बहुत मुश्किल होता है। तब जाकर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही अपने लिए रूम ढूंढ लेता हूँ। दोस्तों दिन भर की मेहनत के बाद शाम के 4 बजे मुझे एक मकान मिला जिसमें 3 कमरे खाली थे। उस मकान में कोई भी किराएदार नहीं रहते थे और तो उस मकान के मालिक शहर से दूसरी जगह रहते थे। पर मैंने उस मकान में सारी सुविधाएं देखी जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने तो तुरंत ही रूम पसंद कर लिया और उसी शाम बिना कुछ सोचे समझे मैंने उसमें अपना सारा सामान शिफ्ट कर दिया। सब कुछ अच्छे से हो जाने के बाद मैंने अपने पिताजी को रात के वक्त फ़ोन लगाया। मैंने उनसे कहा कि मैंने अपना कमरा चेंज कर दिया है। सामने से पिताजी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं। वैसे दोस्तों पिताजी हल्का गुस्सा तो हुए, क्योंकि उस रूम का किराया पहले वाले रूम से ज़्यादा था, करीब 2000। पर खैर रहते रहते मुझे 1 महीना बीत गया। फिर कुछ समय बाद मेरे माता पिता देहरादून आए और 2 दिन तक वो मेरे साथ रहे। तीसरे दिन मेरे पिताजी को हमारे ताऊजी ने बुला लिया। उनका मकान भी देहरादून में ही है, तो माँ और पिताजी ताऊजी के यहाँ चले गए। मैंने ठीक उस दिन देर रात खाना बनाया। करीब 11 बजे खाना खाने के बाद मैंने सोने की तैयारी करी। लेकिन दोस्तों मेरी एक बहुत गंदी आदत है कि मैं जब भी सोने जाता हूँ तो मैं अपने कानों में हेडफोन लगाकर कॉमेडी की वीडियो देखकर ही सोता हूँ। मैंने ठीक उस दिन भी ऐसा ही किया था। मैं चुपचाप हेडफोन को कान में लगाकर सो गया था। ठीक रात के वक्त अचानक से मेरी नींद खुली, यही कोई तकरीबन 2:30 बजे। मैं जैसे ही उठा तो मैंने अपने कानों पर हेडफोन लगा हुआ पाया। मैंने चुपचाप अपना फ़ोन और हेडफोन दोनों बिस्तर के किनारे रखा और मैं चुपचाप बिस्तर में लेट गया। दोस्तों उस वक्त मैंने अपनी आंखें बंद करी, पर अचानक मेरी आंखें खुल गई। आंखें खुलते ही जो मेरे रूम का दरवाज़ा था वहां पर मुझे एक अजीब सी परछाई दिख रही थी। पहले मैंने ये सोचा कि रात के अंधेरे में दिख रहा होगा, इसीलिए मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। पर थोड़ी देर बाद जब मैंने फिर उस दरवाजे की तरफ देखा तो इस बार मुझे वो चीज़ साफ दिखने लगी। जब मैंने ध्यान से देखा तो वो मुझे एक बड़े आकार में दिखाई दी। वैसे दरवाजे के ठीक पास ही मेरा बेड लगा हुआ था, तो दरवाजे और मेरे बेड से करीब 1 कदम की दूरी रही होगी। मैंने पहले उसे दरवाजे की तरफ देखा, पर वो धीरे धीरे मेरी दाईं साइड गई। मैंने सोचा भला ये क्या चीज़ है। मैं उस अदृश्य सी दिखने वाली चीज़ को लगातार देखता रहा। मैंने पाया कि वो अचानक से
मेरी तरफ आने लगी, जैसे एक आम इंसान बिस्तर पर सोने के लिए आता है। ठीक उसी प्रकार वो धीरे धीरे मेरे बिस्तर की ओर आने लगी। यकीन कीजिए, जब मैंने उसे अपने पैरों के पास देखा तो मुझे उसका चेहरा, उसका सर साफ साफ दिखने लग गया था। उसका सर एकदम काला सा था और उसकी आंखें बड़ी और सफेद थी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे वो धीरे धीरे मेरे पैरों पर चढ़ रही हो। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे ऊपर कोई भारी वजनदार चीज आ रही है। धीरे धीरे वो मेरे पैर से होते हुए मेरी छाती के ऊपर आ गया और ऐसा होते ही मुझे अचानक दर्द होने लगा। मुझे सांस लेने में दिक्कत सी आ रही थी, पर उसी बीच मैंने उसका बड़ा सा चेहरा अपने सामने देखा। दोस्तों, उस वक्त ना तो मैं कुछ बोल पा रहा था और ना ही अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। मुझे तो लगा कि शायद ये मेरा आखिरी दिन है। वो परछाई मेरी छाती के ऊपर बैठकर मेरा गला दबाने लग गई। मुझे साफ साफ महसूस हो रहा था। पर दोस्तों, मैं एक पहाड़ से जुड़ा हुआ इंसान हूं और पहाड़ों में रहने वाला हूं, और जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल सच बात है। दोस्तों, हमारे पहाड़ों पर जब भी किसी के ऊपर किसी भी तरह की कोई विपदा आती है तो उस वक्त हमारे इष्ट देवता हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जो कि ठीक हमारी रक्षा करते हैं। बस फिर क्या था, उस दिन भी अचानक मेरे शरीर में एक कंपन सा हो गया। मैंने जोरों से आवाज लगाई। बस कुछ ही सेकंड में मेरे ऊपर जो कुछ भी था वो एकदम गायब हो गया। वैसे इसके बाद मैं कुछ देर तक तो सो ही नहीं पाया। मैं बिल्कुल पसीने से तरबतर हो रखा था। पर धीरे धीरे 4:30 बजे करीब मुझे नींद आने लग गई। अब मुझे बस सुबह होने का इंतजार था। मैं पूरी रात अपने माता पिता को कोस रहा था। मैं सोच रहा था कि वो मुझे यहाँ रूम पर अकेला कैसे छोड़ गए। पर खैर, 8 बजे मेरी नींद खुली तो देखा मेरे माता पिता रूम की सफाई कर रहे थे। सुबह उठते ही मैंने अपने माता पिता को पूरी बात बताई। माता पिता ने मेरे रूम के अंदर भगवान का मंदिर बनाया और मुझसे कहा कि तू हमेशा इसकी पूजा करते रहना, आगे ऐसी समस्या कभी नहीं आएगी। दोस्तों, सच कहूं तो इसके बाद से मुझे ऐसी समस्या कभी नहीं आई। मैंने उनके मुताबिक हमेशा ऐसा ही किया था। बस इसी वजह से तब से लेकर अब तक मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस इतनी ही थी ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम तुषान आर्या है। मैं आसाम गुवाहाटी में रहता हूँ। ये कहानी दरअसल लॉकडाउन से पहले की है। उन दिनों मैं और मेरे 2 दोस्त काम के सिलसिले में हमने एक किराए के फ्लैट में रहना शुरू किया था। शुरू में हम तीनों दोस्तों ने उस फ्लैट में बहुत मौज मस्ती की। हमारे दिन बहुत अच्छी तरह बीत रहे थे। बस इसी बीच कहानी इस कदर शुरू हुई कि एक दिन दोपहर में मैं और मेरा दोस्त एक ही बिस्तर पर सो रहे थे। वो मुझे गले लगाकर सो रहा था। उसी बीच मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई हमारे बिस्तर के सामने से गुजरा हो। मैंने उठकर देखा तो वहां कोई नहीं था। मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम होगा। खैर, कुछ दिन ऐसे ही बीते। धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता चला गया। कभी रात को खाना खाते वक्त मुझे ये एहसास होता तो कभी दोपहर के समय। कई बार तो रात के समय सोते हुए भी मुझे महसूस होता था कि कोई है जो हमें लगातार चुपके चुपके देख रहा है। जैसे जैसे ये सिलसिला बढ़ता गया तब मैंने मेरे दोस्त को बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम तीनों के अलावा और कोई भी है। क्या कभी तुम लोगों को ये महसूस हुआ है? दोस्तों, उस वक्त मेरे दोस्तों ने इस बात को मजाक में लिया और जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी देखकर मुझे भी लगने लगा कि शायद मुझे कोई मेंटल प्रॉब्लम हुआ होगा। इसीलिए मैं उनकी बात को नजरअंदाज करके अपना काम करने लगा। पर दोस्तों, हद तो एक दिन तब हो गई जब हम तीनों रात का खाना खा रहे थे। उसी बीच किसी ने खिड़की में नॉक किया। वैसे बता दूं कि हम लोग 2nd फ्लोर में रहते थे। उस वक्त मेरे दोस्त ने कहा कि खिड़की में कौन है। हमने जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। हम लोग खाना खाकर चुपचाप सो गए। पर धीरे धीरे रात के करीबन 2 बजे मेरे एक दोस्त के कान में किसी ने कुछ कहा। उसने क्या कहा ये मैं आपको बताना चाहता हूं। उसने कहा कि देर रात तक मेरे आने जाने वाले रास्ते में बैठकर खाना मत खाया करो, यहां की खिड़की से मेरा सीधा रास्ता है। दोस्तों, ये बात सुनकर
मेरे दोस्त ने मुझे जगाया और पूरा किस्सा बताया। तब जाकर मैंने कहा कि मैं पहले भी तुम लोगों को बोलता था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। पर खैर, अब हम तीनों को मिलकर कुछ उपाय ढूंढना होगा। दोस्तों, दूसरे दिन सुबह होते ही मैंने घर के मालिक को फ़ोन किया। जब मैंने फ़ोन पर उन्हें सब कुछ बताया तो वो एक मौलाना को लेकर आए। वैसे बता दूं कि हम तीनों में से सिर्फ एक मैं हिंदू था और वो दोनों बाकी मोमडन थे। साथ ही घर का मालिक भी मोमडन ही था। मौलाना जी के आते ही उन्होंने कहा कि मैं रात को करीबन 2 बजे मैं एक जिन को बुलाऊंगा। अंदर कमरे में तुम तीनों भी रहना। मैं ठीक जैसा जैसा कहूँगा वैसा वैसा ही करना। दोस्तों, मौलाना जी ने कुछ मिठाइयाँ और सेब काट कर कमरे में रख दिए। इसके बाद वो तकरीबन रात के 2 बजे पीतल की चमची से पीतल के एक गिलास में आवाज़ करते गए। साथ ही वो कुछ गुनगुना भी रहे थे। कुछ समय बाद हमारा बंद दरवाज़ा किसी ने ऐसे खटखटाया जैसे फिल्मों में भूत खटखटाते हैं। हमें महसूस हुआ कि शायद कोई अंदर आया है और उसी बीच कुछ अजीब सी आवाज़ भी हुई। उस आवाज़ ने मेरा नाम पुकारा। उसने कहा, नमस्कार तुशान। दोस्तों, जब ऐसा हुआ तो मैं अपना नाम सुनकर मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे किसी ने मेरी सांसों को रोक दिया हो। पर थोड़ी देर में मौलाना जी ने पूछा कि बोल, किसको यहाँ लेकर आया है? तब अनजान शक्ति ने कहा कि है कोई मेरे साथ। मौलाना जी ने पूछा, क्यों आए हो यहाँ, क्या चाहिए तुम्हें? सामने से जवाब आया, मैं तो यहाँ काफ़ी दिनों से हूँ और तो और मुझे कोई भगा भी नहीं सकता। मौलाना जी ने कहा, लेकिन तुम इन तीनों से क्या चाहती हो? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उस अनजान शक्ति ने कहा कि मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, बस ये घर मेरा है। ये तीनों तो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इनमें से तुशान बहुत सुंदर है और दिल का अच्छा भी है। बस इसी की अच्छाइयों से मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। खैर, मुझे वैसे कोई भगा नहीं सकता यहाँ से। मौलाना जी ने कहा कि तुम इंसान नहीं हो, तुशान एक इंसान है। तुम्हें पता होना चाहिए, इंसान के साथ तुम लोगों का कोई रिश्ता नहीं, वरना मैं तुमको यहीं खत्म कर दूंगा। इसी बीच उस शक्ति ने कहा कि खत्म तो क्या, तुम मुझे यहाँ से हिला भी नहीं सकता। दोस्तों, इतना बोलते ही मौलाना जिन और उस शक्ति की इतनी बहस हुई कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। पर इतना मालूम है कि 10 मिनट बहस के बाद उस आत्मा ने इतना बोला कि आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कुछ दिन बाद वापस जरूर आऊँगा। मैं तुशान की हिफाजत करूँगा, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं चाहता तो इसे कब का ले जाता, लेकिन नहीं, मैं जल्दी वापस आऊँगा। दोस्तों, टेबल पर रखी हुई मिठाइयाँ न जाने किसने खाई। देखकर ऐसा लगा कि जैसे कोई बरसों से भूखा हो। थोड़ी देर बाद वो शक्ति इस तरीके से बाहर गई कि जैसे कोई जोर से दरवाजा बंद करता है। सुबह होते ही मौलाना जी ने कहा कि भले ही ये आत्मा है, लेकिन ये अच्छी आत्मा है। ये तुम लोगों को कुछ नहीं करेगा, पर हाँ, तुम लोग संभल कर रहना, खासकर से तुशान। दोस्तों, ये सब बातें मैंने अपने घर में बताई तो घर वालों ने मुझे वहाँ रहने से मना कर दिया। दोस्तों, जिस दिन मैं उस घर को छोड़ के निकला तो हम लोगों को एक अजीब सी खुशबू आई। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने फूलों का बगीचा लगा दिया हो। पर दोस्तों, बाद में हम लोगों ने काफ़ी पता किया, आसपास के कई लोगों से पूछा, तब जाकर किसी ने बताया कि ये घर जब बन रहा था तो एरिया काफ़ी वीरान था, आसपास कोई नहीं रहता था। एक दिन काफ़ी बदबू आने पर बगल के लोगों ने जाकर देखा तो वहाँ उन्हें एक औरत की डेड बॉडी मिली। शायद किसी ने उसको मारकर वहाँ फेंक दिया था। और तो और ये घटना कम से कम 10 साल पहले की है, लेकिन उसको मारा किसने ये किसी को नहीं मालूम था। दोस्तों, क्या वो एक औरत की आत्मा थी या कुछ और? अगर वो सही आत्मा थी तो उसका मेरे साथ क्या कनेक्शन था? क्यों वो मुझे इतना पसंद करती थी? सच कहूँ तो आज भी ये मेरे लिए एक सवाल है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मेरा नाम दुर्गा है और ये बात बहुत पुरानी है। जब मैं 8 साल की थी, उस वक्त हमारा घर दिल्ली के पालम में था और ठीक हमारे घर के पास ही एक रेलवे स्टेशन था जहां पर कई लोग मर चुके थे। एक दिन की बात है,
मैं शाम के वक्त अपनी छोटी बहन गीता के साथ खेल रही थी। और वैसे भी हमारे घर के पास रेलवे स्टेशन था तो हमारी छत पर से स्टेशन साफ साफ दिखता था। तो ठीक जब मैं और मेरी बहन खेल रहे थे, उसी बीच मेरा भाई और उसका दोस्त आया। उस वक्त भाई ने माँ से कहा कि माँ, मेरी दोस्त की माँ को माता है, इसीलिए मैं और मेरा दोस्त रेलवे स्टेशन पर एक नीम का पेड़ है, वहां से पत्तियां तोड़कर हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। पर दोस्तों, माँ ने बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन मेरा भाई घर के बाहर गया और बिना बताए रेलवे स्टेशन पर चला गया। दोस्तों, जब मेरा भाई घर से निकला तब तकरीबन रात के 7 या 8 बज रहे थे। उस वक्त मैं घर में टीवी देख रही थी। मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब मैं टीवी देखते देखते चुपचाप सो गई। पर कहीं ना कहीं मुझे सोते हुए भी ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं जाग रही हूं। फिर मैंने अपने भाई को देखा कि वो अंदर कमरे में आ रहा था। मैं तो अपने भाई को देखते ही डर गई और रोने लगी। मैं तुरंत ही चिल्लाने लगी। उस वक्त मेरा मुंह पूरा सूज गया था। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि जो मैंने देखा वो बड़ा ही अजीब था। मैंने देखा कि मेरे भाई के कंधे पर एक औरत थी। वो ठीक सफेद कपड़ों में थी, उसके बाल खुले हुए थे। पर जब मैं चिल्लाने लगी तो मेरी छोटी बहन ने चिल्लाकर घर के सभी लोगों को बुला लिया। और ठीक जैसे ही सब लोग आए तो उन्होंने मुझसे तुरंत पूछा कि क्या हुआ। दोस्तों, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मैं बस अपने भाई को घूर रही थी। फिर मेरी माँ ने कहा कि रात हो गई है, शायद इसने कोई बुरा सपना देख लिया होगा। पर इसी बीच मेरी बहन ने कहा कि पर ये भाई को लगातार क्यों देख रही है। फिर मेरे भाई ने कहा कि माँ, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं आपके मना करने के बावजूद भी रेलवे स्टेशन पर गया था। दोस्तों, इसके बाद माँ ने मेरे भाई को बहुत डांटा और फिर मेरे पिलो के नीचे हनुमान चालीसा रखी। इसके बाद अगले दिन सुबह मेरा मुंह सूजा हुआ था। मैंने शीशे में देखा और अपनी बहन से पूछा। तब जाकर मेरी बहन ने मुझे रात की घटना के बारे में बताया। दोस्तों, मैं वाकई डर गई थी, क्योंकि मुझे तो कुछ भी याद नहीं था। बस मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। पर मैं धीरे धीरे शाम तक बिल्कुल ठीक हो गई। पर दोस्तों, 1-2 बार मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। तब जाकर मेरे घर वाले मुझे पास ही के एक मंदिर में ले गए और वहां से एक ताबीज बनवाया। यकीन कीजिएगा, जब से मैं उसे पहनने लगी हूं तब से मुझे कभी भी ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। और तो और जब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई तो हमने अपना घर पालम में दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया। बस इतनी ही थी ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम परवीन है, मैं उत्तराखंड से हूं। अभी 2 दिन पहले की ही बात है। मेरे गांव में एक घटना हुई। हुआ कुछ ऐसा कि हमारे घर के पास जो गलियां हैं, उन गलियों से बहुत तेज पायल की आवाज आ रही थी। कई बार तो रात के 1 बजे के बाद ऐसा लगता था जैसे कोई हमारी गलियों में घूम रहा हो। गांव इस बात से परेशान था कि आखिर ये हो क्या रहा है। सब डरे हुए थे कि आखिर ऐसी क्या भला है जो कि हमारे हंसते खेलते गांव में आ गई है। वैसे बात कुछ इस तरह की है कि कन्हैया नाम का एक लड़का, जिसकी अभी मंगनी हुई है, वो रात में अपनी होने वाली वाइफ से बात करता था। वो अक्सर बात करते करते अपने घर के बाहर गलियों में ही घूमता है, अक्सर रात के 2 बजे या उससे भी ज्यादा टाइम तक। परसों जब वो बात कर रहा था तो उसको गली की दूसरी साइड से रात के 1 या 2 के बीच उसको पायल की आवाज आ रही थी। उसने उस गली में देखा तो उसको एक छोटी सी लड़की उधर से आती दिखाई थी। हालांकि उसका चेहरा उसे नजर नहीं आ रहा था, पर वो डर और हड़बड़ाहट में अपने घर गया और अपनी माँ से बोलने लगा कि माँ, बाहर कोई है। वो उस वक्त बहुत ज्यादा कांप रहा था, पर उसकी माँ उसको लेकर छत पर गई ये देखने के लिए कि आखिर है क्या जो ये इतना डर और कांप रहा है। दोस्तों, जब उसकी माँ ने गली में देखा तो ऐसा लगा मानो कि जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उन्होंने देखा कि एक छोटी लड़की गली में छम छम करते हुए लगातार इधर उधर जा रही है। और तो और आसपास के गली में जो सरकारी नल होते हैं वो भी अपने आप चल रहे थे। ये सब देखकर उसकी माँ और वो दोनों सुन्न पड़ गए। दोस्तों, उस दिन से लेकर 2 दिन और हो गए। ये सब रात में अपने आप ही चलते रहते हैं। साथ ही पायल की आवाज भी लगातार आती रहती है। इस वक्त सब के सब डर में है। हालांकि मैं खुद डरा हुआ हूं,
इस कहानी को बताते हुए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, पर सुना है कि जिसने भी उसको देखा है कोई भी उसका फेस नहीं देख पाया है, बस पायल की आवाज ही अक्सर सुनाई देती है। अब दोस्तों, आपको इस कहानी में कितनी सच्चाई लगती है ये आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी कहानी एकदम सच्ची और अभी कुछ दिन पहले की ही है। हालांकि अगर इसमें कुछ भी अपडेट होता है तो आप इसे महेश भाई की आवाज में जरूर सुनेंगे। फिलहाल तब तक के लिए ये कहानी बस इतनी ही है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी हमारी आज की कहानियां। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानियां जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियां थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो कहानियों को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं तो आपसे मिलता ही रहूंगा इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।